तो चलिए आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय प्रचारी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जीके जीएस से 40 प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा, जीके जीएस से 40 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं 40 प्रश्न को। याद रखिएगा, टोटल 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी लोग बीएसएससी कार्यालय प्रचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में आप सभी लोग लग जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम 1 से 2 महीना है। तो अगर आप सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाते हैं तो आपका तैयारी बहुत बेहतर समझा जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कोई प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखिएगा मैसूर था। क्या था? मैसूर था। याद रखिएगा, मैसूर का शासक का क्या नाम था, तो टीपू सुल्तान था। याद रखिएगा, मैसूर के शासक का नाम टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान का पिता का नाम हैदर अली था। ये भी बात आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ये कोई प्रश्न भी आई है, याद रखिएगा। ये कोई प्रश्न भी आई है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। याद रखिएगा, कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। और कुमार गुप्त वंश से संबंधित है। याद रखिएगा, गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। याद रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा श्री गुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा, तो श्री गुप्त हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन में है आगरा, दिल्ली, लाहौर, अमरकोट। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकोट में हुआ था। याद रखिएगा, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, इसका सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हिम थे। याद रखिएगा, ए ओ हिम थे। याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था। याद रखिएगा, 1885 में हुआ था। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मारिए। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 में उतरा था। कब उतरा था, 1969 में उतरा था। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर 1969 में उतरा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ, बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक्स किरणों की खोज किसने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। एक्स किरणों की खोज, एक्स किरणों की खोज किसने किया था, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। एक्स किरणों का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा रोंटजन ने किया था। किसने किया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोंटजन ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में है। क्या है, बेंगलुरु में है, राजधानी में ही रहता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ रहता है, तो राजधानी में ही रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। और आपसे को पूछ लिया जाएगा कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ, तो याद रखिएगा पटना। कहाँ, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ, तो पटना है। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है,
अगला प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी वर्ष निर्धारित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मारिए। और याद रखिएगा टोटल प्रश्नों की संख्या 40 है। टोटल प्रश्नों की संख्या 40 है क्योंकि आपके एग्जाम में 40 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा 40 में कितना सही करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी वर्ष निर्धारित है? तो याद रखिएगा 35 वर्ष निर्धारित है। याद रखिएगा 35 वर्ष निर्धारित है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। याद रखिएगा कितना है? 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष है, याद रखिएगा। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 35 वर्ष, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी क्वेश्चन जो उठाए हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी में दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुध ग्रह एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 85 दिन के बराबर होता है। कितना दिन के बराबर होता है? 85 दिन के बराबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गोल गुंबज कहां पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंगलोर में है। कहां है? बंगलोर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज कहां पर है? तो बंगलोर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा बंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओडायर की हत्या किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओडायर की हत्या किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था? तो याद रखिएगा उद्धम सिंह ने किया था। किसने किया था? उद्धम सिंह ने किया था। याद रखिएगा हमेशा के लिए किसने किया था? उद्धम सिंह ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा। याद रखिएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्लासी की युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को हुआ था। याद रखिएगा 23 जून 1757 को हुआ था। याद रखिएगा 1757 में हुआ था। याद रखिएगा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वतमाला स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा है। कौन सा है? याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा है। कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखिएगा अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। याद रखिएगा नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा होन्शु द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है, याद रखिएगा। और जापान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है, याद रखिएगा। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो याद रखिएगा जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन है, याद रखिएगा। और जापान का संसद का क्या नाम है? तो याद रखिएगा डाइट नाम है। क्या है?
डाइट नाम है, याद रखिएगा जापान का संसद का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे वो थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। अगर आपसे से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ब्रिटिश संसद का सदस्य कौन भारतीय था जो ब्रिटिश संसद का मतदान सबसे पहले लड़ा लेकिन असफल रहा, तो याद रखिएगा जीवी मवलंकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे उत्तरदायी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? CO2 है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि किसके कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? तो याद रखिएगा फास्फोरस के कारण से, याद रखिएगा फास्फोरस के कारण से। किसके कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? तो फास्फोरस के कारण से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ के लिए प्रसिद्ध है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मारिए। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सोने के खान कोल्लार किस राज्य में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोने की खान कोल्लार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ही हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश, सॉरी सॉरी कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। खान कोल्लार कहाँ है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। सोने की खान कोल्लार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ? तो याद रखिएगा बंगलोर है। बंगलोर है, याद रखिएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो याद रखिएगा इस्पात में होती है। किसमें? इस्पात में होती है। इस्पात की जगह पर कहीं पर स्टील भी दिया जाता है, याद रखिएगा। कहीं पर स्टील भी दिया जाता है, याद रखिए। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती, याद रखिएगा। निर्वात में नहीं होती, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। चांदी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। सोना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सोना यानी गोल्ड कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में होता है। गोल्ड कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है विजय स्तंभ? कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि
रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एम सी छागला का। किसकी है? एम सी छागला का है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगलौर को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से बंगलौर को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठंडी जलधारा। कौन सी है? ठंडी जलधारा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव में चुने गए थे। ये स्थान भारत के किस राज्य में है? बेलगांव कहाँ? तो याद रखिएगा हमेशा के लिए। बेलगांव कहाँ? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ? तो कर्नाटक में। याद रखिएगा बेलगांव कहाँ? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1924 में अध्यक्षता किया था बेलगांव में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा कहलाती है? ये कुल प्रश्न बार बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा कहलाती है? तो याद रखिएगा देवप्रयाग में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुबाई था, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की बचपन का नाम मनुबाई थी, याद रखिएगा। और इसने 1857 में भाग लिया था, याद रखिएगा। 1857 के सिपाही विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। और ये कहाँ से लिया था? तो झांसी और ग्वालियर से लिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गंधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण काल के शासन काल में हुआ था। गंधार कला का विकास कुषाण के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा तारापुर। तारापुर कहां? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर थे, याद रखिएगा। जीबी मावलंकर थे, याद रखिएगा। अगर आपसे इससे पूछ लिया जाए कि लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ओम बिरला, याद रखिएगा ओम बिरला है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। और प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष के पद पर सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे थे? तो बलराम खड़गे रहे थे। तो याद रखिएगा बलराम खड़गे रहे थे, याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह कौन सा है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बुध एवं शुक्र हो जाएगा। बुध एवं शुक्र पृथ्वी और सूर्य के बीच का ग्रह है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है वर्षा की छोटी छोटी बूंदे किसके कारण गोल होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वर्षा की छोटी छोटी बूंदे, प्रणाम,
वर्षा की छोटी-छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा की छोटी-छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस देश में मध्यरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश में मध्यरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नॉर्वे में। कहाँ? नॉर्वे में हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा लॉर्ड माउंट सॉरी सॉरी सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय यहाँ पर लगा दिया गया। याद रखिएगा हम भारतीय नहीं देखें, भारतीय लगा दिया जाएगा तो सी राजा गोपालाचारी हो जाएगा। अगर भारतीय नहीं लगा दिया जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। याद रखिएगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा तो ये था जीके जीएस का 40 प्रश्न। याद रखिएगा जीके जीएस का 40 प्रश्न था। याद रखिएगा 40 प्रश्न था। याद रखिएगा अगर आप सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाते हैं तो आपको एक सीट पक्की हो जाएगी। तो चलिए आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।